हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी बात में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था फिक्स कैपिटल के बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में। यदि आपने नहीं देखा इससे पिछला वाला लेक्चर तो आप इससे पिछला वाला लेक्चर देखें, क्योंकि उस लेक्चर के बाद ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा था पालमपुर विलेज के अंदर। देखिए, इस गांव के अंदर जो सबसे ज़्यादा किसान लोग थे वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करते थे फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि उनका जो रोज़ गुजर जिससे होती थी, जो उनका रोज़ चलता था डेली का, वो सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कैरी कर कर चलता था। तो 75% जो पीपल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करते थे? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। तो 1960 से पहले अगर हम बात करें तो उनका जो उनका लैंड एरिया था वो कल्टीवेशन जिस लैंड पर करते थे वो फिक्स था। मतलब सपोज करो कि अगर 100% ज़मीन अगर वहाँ पर पालमपुर विलेज के अंदर थी तो उसके अंदर से 60% ज़मीन जो थी वो सिर्फ 1960 से पहले चला करती थी। पर जैसे जैसे हमें आपको पता है कि धीरे धीरे करके एक्सपेंशन होता चला गया। 1960 के बाद न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो उससे पहले तो लोग सिर्फ एक फिक्स्ड लैंड पर ही काम किया करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन थी वो भी एरोज हुई, है ना। तो धीरे 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 करके क्या हुआ कि जो 1960 के बाद जो वेस्ट लैंड हुआ करते थे पालमपुर विलेज के अंदर, मतलब जिस ज़मीन पर कोई अनउपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी, उस ज़मीन पर भी ये लोग क्या करना किया, इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। तो 1960 के बाद हमने देखा कि जो लैंड जो पहले अनयूटिलाइज थी, अब उस पर भी इन लोगों ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर जो हेक्टेयर है, ज़मीन को कई चीज़ों में नापा जाता है, बीघा में, गुंठा में और हेक्टेयर में। तो एक हेक्टेयर में आपको पता होगा 10,000 स्क्वायर मीटर, या हम कह सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, या 100 इंटू 100 भी कह सकते हैं। तो यू गॉट इट। तो इस तरीके से हम लैंड को नापते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, इज देयर इज़ अ वन वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या एक ऐसा कोई तरीका है जिस तरीके से हम एक ही ज़मीन पर कई सारी चीज़ें उगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है। तो देखिए, ये जो पालमपुर विलेज है, ये एक एक्चुअली एक स्टेट है। ये वेस्टर्न स्टेट पार्ट जो है स्टेट की, उत्तर प्रदेश की, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ ये बताया जाता है कि ये पहले एक रिजेंबल करती है। अब इसके अंदर क्या है कि जितनी भी लैंड पालमपुर गांव के अंदर जितनी भी लैंड है उस सब पर 1960 के आफ्टरवर्ड उसको कल्टीवेट किया जा रहा है। पहले तो ज़मीन खाली रहा करती थी, फिक्स रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके चेंजेस आते गए समय समय के साथ साथ। अब यहाँ पर बताया गया है कि इधर अब 1960 के बाद इधर कोई भी लैंड जो है वो आइडियल नहीं है। आइडियल मतलब खाली, ऐसा कोई जगह नहीं है जो बच रही हो, है ना। रेनी सीजन में ये खारिफ क्रॉप उगाते हैं, और जैसे कि ज्वार और बाजरा, और बचा कुचा जो इनका फीड बच जाता है जो इनकी घास फूस बच जाती है खारिफ क्रॉप ग्रो करने के बाद ज्वार और बाजरा के, तो उसका ये प्लांट्स जो है वो कैटल को फीड करने के लिए छोड़ देते हैं कि जो उनकी भेड़ बकरियाँ होंगी वो उनको चढ़ सकती हैं। फिर इट इज़ उसके अगले ठीक उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में आपको पता होगा कि आपके आसपास लोग जो हैं, किसान लोग जो हैं, वो पोटैटो वगैरह भी उगाते हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में। फिर विंटर सीजन के बीच में रवि रवि क्रॉप सोन जस्ट लाइक वीट, है ना। तो जो रवि क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट वगैरह हो गए, ये विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। फिर मार्च में आप लोगों को पता ही आते आते इसकी खेती की जाती है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर शुगर कैन। अब देखिए, यहाँ पर शुगर कैन गन्ना भी उगाया जाता है, और एक साल में से एक बार उगाया जाता है। और इसके लिए इससे इन्होंने जैगरी भी बनाते हैं। जैगरी समझते हो? गुड़। और ये गुड़ जो है फिर वो शाहपुर गांव जो है उसके आसपास के गांव जो हैं उन पर ये पालमपुर विलेज वाले जो पीपल्स हैं वो सेल कर देते हैं। अब इसका मेन रीज़न क्या था? ये 3 डिफरेंट क्रॉप्स जो ये लोग उगा रहे थे पालमपुर विलेज के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके पास सिस्टम ऑफ इरिगेशन थोड़ा ठीक ठाक था। इससे पहले ये लोग जो इस्तेमाल करते थे वो पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया करते थे पानी को ड्रिप करने के लिए, निकालने के लिए ज़मीन के अंदर से। मतलब एक गोल गोल चरखा हुआ करता था, उससे एक मतलब करेक्ट कर देते थे अंडरग्राउंड से, तो एक सक्शन बन जाता था, वैक्यूम बन जाता था। उस वैक्यूम की वजह से जब वो सेम प्रिंसिपल पे काम किया करता था जैसे हमारा हैंडपम्प काम करता है ना गाँव के अंदर, उसी सेम प्रिंसिपल पर ये भी काम किया करता था। और इसी वजह से पहले पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि पर्शिया में सबसे पहले इस व्हील्स का इस्तेमाल किया गया था पानी को निकालने के लिए, इसलिए इसका नाम पर्शियन व्हील्स है। तो इस पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल करके ये लोग पानी को बाहर निकालते थे। अब देखिए,
थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 1960 के बाद जैसे तैसे करके चेंजेस आया। वो चेंजेस के होने की वजह से क्या हुआ कि जो वाटर पहले वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे पर्शियन व्हील्स को, अब उनका समय बच गया। अब वो लोग क्या ट्यूबवेल्स वगैरह का इस्तेमाल करने लग गए, जो कि किस पर बेस्ड था, इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड था। तो इससे हमने ये सुना कि पहले पालमपुर विलेज में सिर्फ और सिर्फ एक आधी प्लांट की खेती किया करते थे, पर 1960 के बाद इन लोगों ने 3 क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। तो अब इसी से हमें एक कंसेप्ट निकल के आया, मल्टीपल क्रॉपिंग। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप को उगाया जाए, उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कह देते हैं। बहुत से बच्चे से गलत कर देते हैं, मोर देन 2 क्रॉप्स नहीं, एक से ज़्यादा क्रॉप यदि उगाया जाए तो उस एक सेम लैंड पर, है ना, और ड्यूरिंग द सेम ईयर, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ईयर में उगाया जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इसका कॉमन एडवांटेजेस बहुत अच्छा मिल रहा था किसको, कि एक ही लैंड पर वो कई सारी अलग अलग तरीके की चीज़ों को उगा पा रहे थे। अब उनको नई नई चीज़ों की ज़रूरत, नई नई लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो हमने देखा पोटैटो, शुगर केन, है ना, बाजरा, वीट, ये एक ही लैंड पर ये लोग उगाते आ रहे थे। तो पिछले 15 से 20 सालों के बीच में तो अब ये लोग इसी तरीके का काम कर रहे थे। अब देखिए कुछ हम बात करेंगे इसके कल्टीवेटेड एरिया ओवर द लैंड के बारे में। इट इज़ वाई इट इज़, अब देखो यहाँ पर ये हमसे ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अंडर इरीगेशन। क्या हमें इरीगेशन का एरिया बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? तो इसके लिए अब ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। तो हमने ये तो देखा कि एक मेथड तो ये था कि अगर हमें इरीगेशन करना है अगर ज़मीन के ऊपर, और हमें ज़मीन भी बचानी है, ऐसा नहीं कि हमें सारी ज़मीन को, जो वेस्ट लैंड है उसको भी हमें कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट करना है, तो उससे बचने के लिए हम मल्टीपल क्रॉपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मॉडर्न मेथड फार्मिंग के इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम मॉडर्न इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडर्न मेथड का, कि हम हायर यील्ड्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकें। तो आप समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, यील्ड क्या होती है? यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। देखो यील्ड क्या है कि मतलब वो चीज़ जो उस एक सेम पीस ऑफ लैंड पर प्रोड्यूस हुई है उस सीज़न के अंदर। अब वो डिपेंड करता है कि साहब कितना मतलब आपकी फसल हुई है। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इतनी फसल हुई है ना, 100% की फसल हुई है, कि ये इतना मतलब हमारे यहाँ जितने भी हमने सीड्स डाले थे ज़मीन के अंदर बोए थे वो सभी उग चुके हैं। तो उसको बोलते हैं हम यील्ड के, मतलब हमने इनपुट कितना डाला और हमें आउटपुट कितना मिला, उसी को हम क्या बोलते हैं एक तरीके से, यील्ड। Till the mid 1916, the seeds used in the cultivation were traditional ones, relatively low irrigation. Traditional are less irrigations. Farmer use cow. अब देखिए 1960 से पहले तो ये जो लोग थे फार्मर्स, किसान वगैरह, ये ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल किया करते थे। अब ट्रेडिशनल सीड्स वो हुआ करती थी, मतलब जो मतलब पोटैटो वगैरह हुआ करते थे, उन्हीं को फिर ये ज़मीन में से उखाड़ देते और उनके छोटे छोटे आलू को निकाल के फिर से ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। ये तो ट्रेडिशनल मेथड था, है ना। अब 1960 के बाद जैसे जैसे, और उस टाइम पर ये काव डंग वगैरह का इस्तेमाल करते थे, तो मतलब नेचुरल मैन्योर, नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में ये था कि 1960 के बाद आया, इसमें इंडियन फार्मर को वीट और राइस की एक हाई यील्डिंग वैरायटी वाली सीड्स मिली। इनको कहा कि हम मतलब जब 1960 का दौरान चल रहा था तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली रिसर्च चल रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर। तो इसके फादर ग्रीन रेवोल्यूशन के MS स्वामीनाथन हैं। आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एक नंबर में पूछ लिया जाता है, MS स्वामीनाथन। आप गूगल कर सकते हो इसके लिए भी अगर आपको स्पेलिंग जाननी है तो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो 1916 में इंडियन फार्मर्स के लिए लाया गया। इसमें वीट और राइस की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में बात करेगी। इसमें बताया गया कि जो सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं हम आपको देंगे और खेतों किसानों को, और वो एक सीड पर, यानी कि एक सिंगल प्लांट पर पहले जितना मतलब ट्रेडिशनल मेथड से इस्तेमाल करके वो जो सीड मतलब ग्रो कर रहे थे वीट्स को, अब उससे ज़्यादा उगा सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये मतलब अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली सीड थी, तो अब ज़मीन में गाड़ोगे तो एक से आउटपुट ज़्यादा मिल रहा था इन कंपैरेटिवली टू बिफोर 1960। तो मतलब पहले जितना मतलब एक लैंड से हमको, एक सिंगल पीस ऑफ लैंड से जितनी खेती ट्रेडिशनल सीड से मिलती थी, अब उसकी दोगुना रिटर्न हमको किससे मिल रहा था, इस ग्रीन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके। तो इसका रिजल्ट ये था कि हमें लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको अच्छी तरीके से मिल रही थी। फिर यहाँ पर हमें प्लेंटी ऑफ वाटर और केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सभी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। अब देखिए
हम थोड़ा आगे चलते हैं, वी शुड मूव ऑन फर्दर ऑन। अब देखिए यहाँ पर पेस्टिसाइड्स उन्होंने कहा था कि अब 1960 में ये भी था कि जो हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं हम इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम मिलेगा। तो आउटकम कैसे कि मतलब हम इनपुट तो कम ही, सीड्स तो हम कम डालेंगे लेकिन हमें इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा, हमारी लागत कम होगी लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन्होंने सबसे पहले यही थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाले मेथड को इन लोगों ने इस्तेमाल किया। इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, है ना, इन सभी का इस्तेमाल किया। तो और फिर इन्होंने धीरे धीरे करके मशीनरी, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स मतलब दबाने वाले होते हैं चीज़ों को, है ना, प्लगिंग मतलब खोदने वाले मिट्टी को। तो ये 1960 के बाद हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान पर। तो 3 मेजर स्टेट थी, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इन स्टेट ने जो है वो इस हाई यील्डिंग वैरायटी वाली सीड्स का इस्तेमाल किया, साथ में केमिकल और फर्टिलाइज़र का। तो पालमपुर भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर से ही आता था। तो पालमपुर यील्ड अ वीट ग्रोन ट्रेडिशनल वैरायटी। अब देखिए पहले पालमपुर कितना उगाया करता था ट्रेडिशनल मेथड से, 1300 किलो हेक्टेयर पर हेक्टेयर, मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर की लैंड से वो 1300 किलो का गेहूँ उत्पादन कर पाते थे पालमपुर गाँव के लोग जो थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी वाला सीड्स का जो कंसेप्ट है वो अपनाया तो उसके बाद अब उनको वो बढ़कर 3200 किलो पर हेक्टेयर हो गया, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर की एक सेम लैंड पर अब वो लोग कितना उगा सकते थे, आप बताइए, 3200 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, फार्मर हैड नाउ ग्रेट अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लार्ज इंक्रीज देखने के लिए मिला प्रोडक्शन किसकी, वीट में। अब फार्मर पहले जितना उगा पाते थे अब उससे ज़्यादा उगा रहे थे। तो ये तो था मॉडर्न फार्मिंग मेथड जिसकी वजह से वो लोग अब ये सारी चीज़ें उगा रहे थे। अब विल द लैंड भी सस्टेन। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ तो फ़ायदे थे कि साहब पहले जितना वो इनपुट डालकर उगा पा रहे थे उससे दोगुना ही कमा रहे थे। अब आपने देखा था कि पहले तो 30-100 kg वीट प्रोड्यूस कर रहे थे ट्रेडिशनल मेथड से। बाद में जब उन्होंने जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन्होंने ये लागू की अपने यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो ये लोग 3200 किलो ऊपर तक भी कमा रहे थे। तो लेकिन अब कुछ घाटे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे तो देख लिए इन लोगों ने, अब इससे क्या ज़मीन का जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो केयरफुली इस्तेमाल हुआ। अब देखिए जैसे जैसे हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाना शुरू किया हमने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से डिकम्प्लिश करना शुरू कर दिया, मतलब एक तरीके से हमने उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया, वो हमारी वजह से हुआ। अब देखिए जब हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में जब ग्रीन रेवोल्यूशन का दौरान था तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो रिड्यूस हो गई थी। हम इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे थे ग्राउंड वाटर की, जिसकी वजह से कि जो वाटर की जो ग्राउंड टेबल, आज भी देखो कई कई इलाकों में पानी नहीं है, वाटर टेबल डाउन जा चुका है। क्यों? क्योंकि रोड कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अब ज़मीन पानी कहाँ से सोखेगी। अब लोग ऐसे तो भले नहीं है कि वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें। आज पहले जो पानी हुआ करता था, अब जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे समझते भी जा रहे हैं। पहले गांव में पानी की कमी नहीं रहती थी, लेकिन आज क्या पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की, पानी की। रीज़न क्या है, हम लोग, क्योंकि हम लोग पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। आज हम करेंगे तो अगली टाइम हम ही भुगतेंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें समझ में ज़रूरी है कि हमें पानी को बहुत कीमती है, हमें इसे बचाना ज़रूरी है। अब देखिए इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये सब देखो आप तो सभी जानते हो बेटा, जितना ज़्यादा हम केमिकल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे ओपनली डिपेंड करता है कि हम जितना इस्तेमाल करेंगे उससे वही घाटा तो है कि जो सॉइल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी और मतलब जो उसकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो भी खो जाएंगे। तो उन्हें रिस्टोर करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है कि हम दोबारा से वो मिनरल वापस ले आए ज़मीन के अंदर, तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर मतलब बायो इरीगेशन वाली फैसिलिटीज़ को अपनाना चाहिए। अब देखिए मैं इतना आप लोगों को टॉपिक बता चुका हूँ और आई होप कि वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं अब अगली क्लास में इसको कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।